हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल के साथ कि क्या जेईई 2026 पे अब जो समय रह गया है, क्या इस बचे हुए समय पर हम अब भी अच्छा रैंक स्कोर कर सकते हैं जेईई एडवांस पे या नहीं। तो सबसे पहला सवाल तो मेरे इस वीडियो का यही रहने वाला है कि इज 1 ईयर इज इनफ फॉर जेईई एडवांस। फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो इसका अगर मैं आंसर करूं, मैं ये जेईई 2026 वाले बच्चों के लिए ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं या फिर मैं ड्रॉपर्स के लिए बात कर रहा हूं, मैं ड्रॉपर्स के लिए बात कर रहा हूं या फिर जो 2026 में पहली बार एग्जाम लिखने वाले हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। तो 2026 वाले बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो ऐसे बच्चे भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं जिन्होंने 11th को वेस्ट किया है, 11th अच्छा नहीं किया है उन्होंने। तो एक तरह से आप भी ड्रॉपर्स के कैटेगरी के अंदर ही आ गए हैं, आपने उतना अच्छा 11th का तैयारी नहीं किया है। तो क्या एक साल का वक्त इनफ होता है जेईई एडवांस के फिजिक्स को एक्सेल करने के लिए? तो अगर मैं इसका आंसर करूं तो आई विल से कि यस, आई विल से यस। और ये मैं आपको कोई भ्रम में नहीं रख रहा हूं, एक्चुअल में ये बात है कि हाँ, एक साल बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छे कंसिस्टेंसी के साथ रोज अपने आप को रेगुलर ग्राइंड करें, अच्छा वक्त निकालें, जो भी आपके टीचर ने आपको सजेस्ट किया है अगर आप उसको फॉलो करें तो एक साल बहुत होता है इस जेईई एडवांस के फिजिक्स को एक्सेल करने के लिए। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अगर आप एक अच्छे गाइडेंस के अंदर अच्छी तरह से चीज़ों को फॉलो करेंगे तो एक साल बहुत होता है, बहुत आराम से आप चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सर, इस एक साल में चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा? तो यस, अगेन मैं यही बात कहूँगा कि कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। और अब आप यहाँ से फर्दर थोड़ा भी टाइम पास नहीं कर सकते, थोड़ा भी फर्दर टाइम पास नहीं कर सकते। एंड एज वेल एज यहाँ पर और कोई दूसरी गलती दोहराने का भी मौका अब नहीं है कि आपने कोई गलत टीचर के साथ चीज़ें शुरू कर दी जिसमें आपके लेवल को वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। लेवल को मैच करने का मतलब है जेईई एडवांस का जो एक्चुअल में डिमांड है, अगर आप वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं आपके टीचर्स, आप उसके साथ अच्छी तरह से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो अब यहाँ से फर्दर और समय खराब करने का आपके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। तो इस वजह से मैं बोलूँगा कंसिस्टेंसी तो इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपको यहाँ पर राइट डिसीजन मेकिंग भी करना पड़ेगा, राइट डिसीजन मेकिंग भी करना पड़ेगा। और राइट डिसीजन मेकिंग का मतलब है कि आप अच्छी तरह से टीचर चुने और टीचर चुनने के बाद उनके हर एक बात को फॉलो करें बिना अपना ज़्यादा दिमाग लगाए। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो अब मैं आपको क्या सजेस्ट करता हूँ, तो अगर आपने मेरे साथ थोड़ा भी पढ़ाई किया है तो आपको ज़रूर आइडिया लग गया होगा और आप समझते होंगे कि हम किस लेवल पर चीज़ों को डील करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हुए अच्छे खासे लेवल तक चीज़ों को ले जाते हैं और कोर डेवलपमेंट पे मेरा ज़्यादा फोकस होता है। जैसे कि आपका जितना स्ट्रॉन्ग कोर होगा आप उतना ज़्यादा चीज़ों को, नई चीज़ों को अप्लाई कर पाओगे एग्जाम के अंदर। तो अगर इस तरह की तैयारी और अगर आपको कंप्लीट 11th और 12th की तैयारी मेरे साथ करनी है तो वो आप बहुत आराम से कर सकते हो। एंड मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट लगाऊंगा, जिसके कारण जो भी चीज़ें आपकी अभी तक बिगड़ गई हैं हम किसी ना किसी तरह ईदर ऑन दी स्पेशल क्लासेस और डिफरेंट जगह पर हम और एक्स्ट्रा क्लासेस कर लेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बढ़ा लेंगे, जिससे कि जो भी आपने अभी तक गड़बड़ कर दिया है वो भी हम कंपनसेट कर लें। तो इस वजह से आई विल सजेस्ट कि फिजिक्स के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। 11 12 दोनों का सिलेबस आप मेरे साथ कवर कर सकते हैं, बैचेस भी अवेलेबल हैं, तो इस वजह से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, फॉलो करना है ब्लाइंडली। तो क्या आपको कहाँ पर इसका एक्सेस मिल जाएगा? तो अगर आपको क्लास 11th कंप्लीट करना है तो क्लास 11th आपको इस फेनिक्स बैच के अंदर आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, हमने 3 क्लासेस अभी तक डन कर ली हैं इसके अंदर, और आप उन 3 क्लासेस को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इतना बढ़िया बिगनिंग हुआ है।
तो समझो कि आगे की जो पिक्चर है वो कितनी बेहतर चलने वाली है। तो ये 3 क्लासेस से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल पे बातें आगे की तरफ होने वाली हैं। और इसमें आप पूरा कंप्लीट क्लास 11th मेरे साथ कवर कर सकते हो, राइट फ्रॉम वेरी बेसिक। एक भी चीज ऐसा नहीं है कि आपको पता होना चाहिए। हम बिल्कुल काइनेमैटिक्स के साथ शुरू किए हैं और बिल्कुल स्टैंडर्डली चीज़ों को बढ़ाते हुए आगे चीज़ों को देख रहे हैं। तो क्लास 11th आप यहाँ से मेरे साथ कर सकते हो। और क्लास 12th की अगर बात करें तो क्लास 12th का जो नेक्सस बैच है वो आपको विद इन 1 और 2 डे लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा। सारी बातें हो गई हैं, आपको एग्जैक्ट डे आज ही हो सकता है कि आज ही लॉन्च हो जाए या फिर कल तक आपको लॉन्च होता हुआ देखने को मिल जाएगा। और इस नेक्सस बैच के अंदर हम कंप्लीट क्लास 12th कर रहे होंगे, साइमल्टेनियसली दोनों को चलाएंगे। और अब आपके पास बिल्कुल भी ऐसा वक्त नहीं रह गया है कि आप चीज़ों को इधर उधर करें। और साथ में मैं ये जो भी क्लासेस लूँगा, मेरे बैक ऑफ द माइंड में अपने दिमाग में ये रखूँगा कि आप लोगों का 11 थोड़ा सा वीक रह गया है। और अगर आपका 11 थोड़ा सा वीक रह गया है तो जहाँ पर भी जिस चीज़ों की डिमांड होगी मैं यहाँ पर इस क्लास 12 के लेक्चर के बीच में उसे फुलफिल करने की कोशिश करूँगा। तो मैं अभी आपको डेफिनेटली मैं अपनी उस तरह से बोलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी जेई 2026 के एस्पिरेंट्स हैं, मतलब जो भी 2026 पे एग्जाम लिखने वाले हैं, इधर वो ड्रॉपर्स हैं या फिर 2026 पे पहली बार एग्जाम लिखने वाले हैं, फिजिक्स की टेंशन छोड़ दो, जो भी टेंशन है मेरे ऊपर छोड़ दो वो, और इन दोनों बैचेस को फॉलो कर सकते हो। फेनिक्स बैच पे अभी से कंटिन्यू कर लीजिए। फेनिक्स बैच के अंदर अभी तक हमने ग्राफ कंप्लीट कर लिया है। आज से हम आज रात 9 बजे आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। आज से ही ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी आपने ज्वाइन नहीं किया है। आज से हम प्रोजेक्टाइल मोशन को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ बात कि आप क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स किस तरह से मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हो। तो सर इसका एक्सेस पाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ईदर दी प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, या फिर वीआईपी का भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप वीआईपी भी ले सकते हैं। बट फॉर नाउ आई विल सजेस्ट कि आप आइकॉनिक के साथ जाएं। अगर आप प्लस ही अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लस ही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप आइकॉनिक अफोर्ड कर सकते हैं तो अभी आपको ड्रॉप प्राइस में आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, आप इसके साथ चले जाइए। बिकॉज इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स वगैरह भी मिल जाते हैं, QFT क्वेश्चंस वगैरह भी मिल जाएंगे, जो कि हमारे एंड प्रिपरेशन में और साथ साथ में जब आप प्रैक्टिस करोगे चीज़ों को, जो मॉड्यूल वगैरह है वो अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मॉड्यूल वगैरह भी मिल जाए, साथ में प्रैक्टिस भी बनाना है सिस्टमैटिक, तो गो फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अभी कम प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। और इसके साथ आप जो भी अपनी प्रिपरेशन है फिजिक्स की वो मेरे साथ आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आइकॉनिक नहीं प्रेफर कर पा रहे तो जस्ट गो फॉर दी प्लस सब्सक्रिप्शन। बट एक बार मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप थोड़ा भी इधर उधर फंसे हुए हैं, आ जाइए ब्लाइंडली, आपको उस गड्ढे से निकाल दिया जाएगा। फिजिक्स का टेंशन आप छोड़ सकते हैं, बस आपको ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, नथिंग एल्स, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन और वीआईपी सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, तो वीआईपी के बारे में अगर बात करें तो वीआईपी के अंदर आपको स्मार्ट बोर्ड के अंदर क्लासेस वगैरह मिल जाएंगे। और अगर आप वीआईपी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके आइकॉनिक वगैरह के जो भी फीचर्स हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड होंगे। साथ में ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि आप वीआईपी के अंदर भी देख सकते हैं। तो फॉर नाउ आई विल सजेस्ट कि आप ईदर प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ अभी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वीआईपी का एक्सेस लेना तो वीआईपी भी ले सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर आपको ये कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी आज के इस वीडियो की है कि एक्चुअल में कोई भी प्रॉब्लम जब हमें फिजिक्स में मिलता है, देखो एक प्रॉब्लम के थ्रू मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आपको पूरी फिजिक्स में मास्टरी में हासिल करा दूंगा, बट एक अप्रोच कैसे हो सकता है किसी एक प्रॉब्लम को अगर हमें अप्रोच करना है। तो एक सिंपल सा मैंने शशि भूषण तिवारी के बुक से एक प्रॉब्लम लिया है
और इस प्रॉब्लम का अप्रोच कैसे ढूंढना है, कैसे सोचते हैं हम फिजिक्स को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, वो इस वीडियो के अंदर मैं वो थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं आपको बताऊं कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको अप्रोच करना है तो सबसे पहले तो एनालाइज कर लो, सबसे पहले तो एनालाइज कर लो, और एनालिसिस के बाद जब आप इस पे आगे फॉरवर्ड बढ़ोगे ना, मतलब आप जब अप्रोच की तरफ जाओगे, पहले तो एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और जब आप अप्रोच की तरफ जाओगे तो अप्रोच के अंदर आपका ये अप्रोच बिल्डिंग तभी होगा जब आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी। गुड प्रैक्टिस से ही अप्रोच बिल्ड होता है। आपको अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि मैंने आपको थ्योरी बता दी, आपके अंदर अपने आप अप्रोच आ जाएगा, तो नहीं आएगा। तो अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अप्रोच के लिए, और अच्छी प्रैक्टिस का मतलब यह है कि वैरायटी में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वैरायटी में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने को बोलेंगे वो आपको एक अच्छा टीचर ही करा सकता है। तो आप अगर इस तरह की चीज़ों को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको जुड़ना पड़ेगा एक अच्छे टीचर के साथ, जो कि आपको डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन क्लास के अंदर ही करा दे, जिससे कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी थोड़ी और प्रॉपर बढ़ जाए। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन और इसके बाद एनालिसिस अप्रोच के बाद सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बचता है, सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट बचता है। अप्रोच के अंदर आपके कंसेप्ट्स भी आ जाते हैं। तो अभी मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं कि एक्चुअल में हम इसको कैसे सोच सकते हैं। एक बार रीड कीजिएगा क्वेश्चन के अंदर क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपको बोलूं तो एक बीड देखने को मिल रहा है, जो कि इसके ऊपर रेस्ट पर है। एक मासलेस हमने प्लेटफॉर्म सा लगा दिया है रॉड के ऊपर, जिसके ऊपर इस बीड को हमने यहाँ पर रख दिया है, और साथ में इस रॉड को फिर हम यहाँ से अलाउ करते हैं कि ये घूमना शुरू करे। और क्या देखा जाता है, द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम वर्टिकल, इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द बीड जस्ट बिगिंस टू स्लाइड ऑन द रॉड व्हेन द रॉड बिकम्स हॉरिजॉन्टल। तो जब ये रॉड ऐसे पोजीशन पर आ जाता है तो ये बीड जो है वो जस्ट बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर बोला गया है। तो फिर अगर ऐसा कुछ बोला गया है तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है बिटवीन द रॉड एंड व्हेन इट गेट्स हॉरिजॉन्टल। क्या डायरेक्शन होगा उस नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स का, ये सोचना है। और दूसरा फिर हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू के बारे में भी बात करनी है। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, आंसर ले आना बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट इसका एक्चुअल अप्रोच क्या होगा, कैसे सोच सकते हैं इस क्वेश्चन को, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आप किस फ्रेम के साथ इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शंस है। आप ग्राउंड फ्रेम के साथ भी देख सकते हो, आप इसको ग्राउंड फ्रेम से भी देख सकते हो, और आप इसको एक रॉड के रोटेटिंग फ्रेम से भी काम कर सकते हो। रॉड के रोटेटिंग फ्रेम के साथ भी काम कर सकते हो। तो यू हैव टू ऑप्शंस। आपके पास दो ऑप्शंस हैं इस चीज को करने के लिए। आप या तो ग्राउंड फ्रेम के साथ करें, या तो आप रॉड के रोटेटिंग फ्रेम के साथ इस क्वेश्चन को डील करें। तो अगर आप रॉड को ग्राउंड फ्रेम के साथ देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि रॉड अ काइंड ऑफ यहां पर प्योर रोटेशनल मोशन पर है, प्योर रोटेशन पर है, और प्योर रोटेशन पर है। और अभी तक अगर आप देखेंगे तो ये जो मास है वो एक सर्कल पर ही मूव करता हुआ यहां से यहां तक आया है, सर्कल पर ही मूव करता हुआ यहां से यहां तक आया है। और आप इसको रॉड का एक हिस्सा ही मान सकते हो, बिकॉज अभी तक ये स्लिप नहीं किया, रॉड के ऊपर बैठा हुआ है, एक हिस्सा ही मान सकते हो। तो इस प्रेजेंट मोमेंट पे ये जस्ट चलना शुरू कर रहा है। तो अगर आप देखें तो एक ये इसका वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कंटिन्यूअसली उसकी मैग्नीट्यूड भी बदल रही है, वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। इसका मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन लगातार इस मास के पास बना हुआ है। मैं मास के बारे में बात कर रहा हूं। और साथ में जब ये नीचे पहुंच रहा है, और साथ में आप देख सकते हो वेलोसिटी का डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन के चेंज होने का मतलब है कि यहां पर जरूर एक परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी फोर्स लग रहा होगा, और मैग्नीट्यूड का चेंज होने का मतलब है कि अलोंग दी वेलोसिटी आपको एक फोर्स लगता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है सर, ये बात समझ में आई।
तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ एक एक्सेलरेशन आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन रहा होगा और एक एक्सेलरेशन आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन रहा होगा इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से अगर आप देख रहे हैं तो ये दो एक्सेलरेशन किसी भी इंस्टेंट पे देखते हुए मिल रहे होंगे। और अगर आप ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करोगे तो आपके रियल फोर्सेस ही आपको वहां पर लगाने पड़ेंगे और उस रियल फोर्सेस के कारण आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। बट इफ यू आर ऑब्जर्विंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम द रॉड फ्रेम विच इज रोटेटिंग फ्रेम, तो रोटेटिंग फ्रेम से अगर आप सोचेंगे तो आपको ये रॉड के साथ इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमेशा आपका कोऑर्डिनेट भी साथ साथ में घूम रहा है। इस वजह से इसका जो पोजीशन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही आप बोल सकते हैं कि अगर इस रॉड को रोटेटिंग फ्रेम की तरह देख रहे हैं तो पहले एक्सिस ऐसा था, अब आपका एक्सिस इसके साथ साथ मुड़ रहा है। तो इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में इस वाले एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये हमेशा रेस्ट पर नजर आया है। तो रेस्ट पर नजर आया है तो जरूर इस पे एफ नेट 0 करते हुए हमें काम करना पड़ेगा, एफ नेट को 0 करते हुए हमें काम करना पड़ेगा। बट ये रोटेटिंग फ्रेम है तो यहां पर हमें कुछ सूडो फोर्सेस भी लगाने पड़ेंगे। तो रोटेटिंग फ्रेम में सूडो फोर्सेस कौन कौन से होते हैं अगर उसके बारे में बात करें, इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया जाएगा बाद में कभी, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैंने बहुत जगह गलत पढ़ाते हुए भी देखा है। तो अगर मैं सूडो फोर्सेस की बात करूं तो आपको ये 4 तरह के सूडो फोर्सेस देखने को मिलते हैं, जिसमें फिलहाल अगर अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखें तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर बॉडी के पास एक ओमेगा भी है। जैसे आपने इस रॉड को छोड़ा है तो जनरल इंस्टेंट पे एक ओमेगा है रॉड के पास, और साथ में एक पोजीशन वेक्टर भी है। तो ओमेगा और पोजीशन वेक्टर होगा अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उस जिस भी मास को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अगर उस मास का एक पोजीशन वेक्टर होगा और साथ में ओमेगा भी होगा, देन डेफिनेटली आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे विच इज -m क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर। और उसके बाद अगर आप एक देखें कोरियोलिस फोर्स तब आएगा, अभी तक ये जो मास है वो रॉड के ऊपर स्लाइड करना शुरू जस्ट किया है, तो विथ रिस्पेक्ट टू दी रॉड अभी इसके पास वेलोसिटी नहीं आई है, बिकॉज ये जो v है ये विथ रिस्पेक्ट टू दी रॉड है, रोटेटिंग फ्रेम से वेलोसिटी उसके पास अभी नहीं आई है, जस्ट आने वाली है। तो अब कोरियोलिस फोर्स लगेगा जब वो आगे मूव करेगा, बट अभी जब ये मूव करना शुरू कर रहा है अगर उस वक्त की बात करें तो कोरियोलिस फोर्स को अभी आप नहीं लगाओगे। और साथ में ट्रांसलेशनल वाला फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज आप जिस जगह पर बैठे हो आप रॉड के बिल्कुल इस एंड पर बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हो, और अगर इस एंड पर बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपके पास कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो सूडो ट्रांसलेशन लगेगा नहीं। इसके बारे में मैं कभी डिटेल वीडियो पर बात करूंगा। और एक फोर्स होता है एजिमुथल फोर्स। तो अगर आपके रॉड या फिर बॉडी के पास अगर एक एल्फा है जो कि इस सवाल पर है, तो एक एजिमुथल फोर्स भी लगेगा जिसका डायरेक्शन है -m अल्फा क्रॉस आर, -m अल्फा क्रॉस आर या फिर m r क्रॉस अल्फा, अगर माइनस हटाना चाहते हैं। तो अभी मुझे 2 फोर्सेस लगते हुए नजर आएंगे अगर मैं इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करूंगा फ्रॉम द रॉड फ्रेम। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे रियल फोर्सेस देखने पड़ेंगे और एक्सेलरेशन नजर आएगा। बट अगर मैं इस फ्रेम से ऑब्जर्व करूंगा रॉड फ्रेम से तो मुझे कोई एक्सेलरेशन नजर नहीं आएगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये घूमता हुआ मतलब रेस्ट पर ही नजर आने वाला है विद रिस्पेक्ट टू द रॉड फ्रेम। चलिए ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ, मैं आपको आइडिया देता हूँ, फिर मैंने सोल्यूशन लाया है, कैलकुलेशन में आपको वहां से दिखा दूंगा। अब आइडिया देखते हैं कि क्या है। आइडिया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये है कि ये रॉड था, ये यहां पर आ गया, तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए कि इस जगह पर इसकी वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन के बदलने की वजह से एक अंदर की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है विच इज m ओमेगा स्क्वायर r ये वाला पूरा डिस्टेंस है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सा। और एक एक्सेलरेशन आपको इसका टेंजेंशियल नजर आ रहा है, ए टेंजेंशियल। मैं ये सिर्फ रॉड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट ड्रॉइंग द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बीड की एक्सेलरेशन के बारे में सिर्फ बात कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे जो फोर्सेस नजर आ रहे हैं, मुझे फ्रिक्शनल फोर्स अंदर की तरफ आता हुआ नजर आ रहा होगा,
एक फ्रिक्शनल फोर्स आता हुआ नजर आ रहा होगा। तो एक फ्रिक्शनल फोर्स है, और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमारा m ओमेगा स्क्वायर r को क्रिएट कर रहा होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन जो उसका आ रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इज मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में m हटा देता हूँ, ओमेगा स्क्वायर r लिखूंगा, मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, एक ये इक्वेशन बना सकते हैं। तो वी नीड ओमेगा, हमें ओमेगा की जरूरत पड़ेगी, और साथ में इसके मैग्नीट्यूड के, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया है, अ काइंड ऑफ सर्कुलर काइंड ऑफ मोशन ही बीड कर रहा है। तो ये कर्वी लीनियर पाथ नहीं है, एक सर्कुलर पाथ है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका आर एल्फा के साथ लिखा जा सकता है। तो आर एल्फा का एक एक्सेलरेशन आपको टेंजेंट की डायरेक्शन पर देखने को मिलेगा। तो दूसरा एक्सेलरेशन आर एल्फा है, पहला एक्सेलरेशन आपका सेंट्रीपिटल वाला है। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक एल्फा की भी जरूरत पड़ेगी, ओमेगा की जरूरत है, एल्फा की जरूरत है। दोनों को 1 बाय 1 निकाल लेते हैं। एल्फा और ओमेगा अगर मिल जाएगा तो फिर ग्राउंड फ्रेम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है सर, समझ में आया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ग्राउंड फ्रेम से अगर सोच रहा हूं तो इस बीड पर, ये मान लीजिए ये थोड़ा ऐसा रॉड है, यहां पर आपका बीड फंसा हुआ है, तो एक्सेलरेशन आपको नजर आ रहा है नीचे की तरफ, एक वेट इसका नीचे की तरफ mg है ही। नॉर्मल हो सकता है नीचे वाले सरफेस से ऊपर लग रहा हो या फिर ऊपर वाले सरफेस से नीचे लग रहा हो। चलो मैंने अभी नीचे ही मान लिया है कि नॉर्मल नीचे ही लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन, ये आर एल्फा का एक्सेलरेशन अगर जी से बड़ा आता है तो नॉर्मल नीचे लग रहा है, अगर जी से छोटा आता है तो नॉर्मल ऊपर लग जाएगा। तो वो हमारे सिचुएशन के हिसाब से आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दो फोर्सेस आ गए। अंदर की तरफ आप फ्रिक्शन दिखा रहे हो और फ्रिक्शन के लिए इक्वेशन लिख ही लिए हो, और हमें पता है कि इस इंस्टेंट पे ये जस्ट बाहर की तरफ स्लिप करने वाला है, मतलब फ्रिक्शन अपने पूरे मैग्नीट्यूड को यूज कर लिया है, और इस वजह से ये जो फ्रिक्शन है वो म्यू टाइम्स ऑफ एन के इक्वल लिखा जा सकता है। ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है पूरा म्यू इंटू एन के इक्वल लिखा जा सकता है। तो ये ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं। तो ओमेगा के लिए क्या करना पड़ेगा? ओमेगा के लिए आपको एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा। एनर्जी कंजर्वेशन से आप ओमेगा निकाल सकते हो। इस रॉड को यहां से यहां जब छोड़े तो लॉस इन दी पोटेंशियल एनर्जी विल बी दी गेन इन दी काइनेटिक एनर्जी, वो करते हुए आप ओमेगा निकालेंगे। एंड फॉर एल्फा यू नीड, एल्फा के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एल्फा के लिए आपको टॉर्क इज इक्वल्स टू आई एल्फा की तरह देखना है, बिकॉज अभी तक टिल नाउ ये एक प्योर रोटेशन काइंड ऑफ मोशन ही था, और प्योर रोटेशन में आपका ये इक्वेशन वैलिड होता है। तो नेट टॉर्क ऑन दिस सिस्टम इज इक्वल्स टू आई एल्फा लिखेंगे। इन दोनों को एक सिस्टम बनाते हुए नेट टॉर्क लिखेंगे। अदरवाइज आपको नॉर्मल, अगर आप सिर्फ रॉड पे नेट टॉर्क लिखोगे तो नॉर्मल का भी टॉर्क लिखना पड़ेगा, नॉर्मल वैसे ही नहीं पता है। तो मैं रॉड एज वेल एज दिस मास को एक सिस्टम बना लूंगा और उसके अकॉर्डिंग काम कर लूंगा। तो ये मेरे पास दो अप्रोच है, एनर्जी कंजर्वेशन और साथ में टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। यहां से मैं दोनों की वैल्यूज निकाल सकता हूं और यहां से वैल्यूज निकालने पर मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए एनर्जी कंजर्वेशन का इक्वेशन देख लेते हैं कैसे बनने वाला है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर ये सोल्यूशन दिया गया है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूं कि एक्चुअल में हुआ क्या। ये मास आपका 3L/4 डिस्टेंस पर था और यहाँ पर एक m मास यहाँ पर है जो कि बिल्कुल हाफ वाले जगह पर है, L/2 डिस्टेंस पर है, और एक 3L/4 पर है। यहाँ पर जो मास है वो m/6 है। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ? ये वाला 3L/4 नीचे आ गया, ये L/2 नीचे आ गया। तो इस वजह से mgL/2 और m/6g इंटू 3L/4, दिस इज द लॉस इन द पोटेंशियल and this should be equals to the gain in the kinetic। अभी तक सिर्फ रॉड के बीड भी रॉड का ही एक हिस्सा है, बिकॉज रॉड के साथ साथ ही घूम रहा है। इस वजह से नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्योर रोटेशन चल रहा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा। आई के लिए पहले रॉड का लिख लिए और फिर हाफ एम, अब चाहो तो हाफ m/6 इंटू उसकी वेलोसिटी लिख लिए, या फिर आप चाहते तो एक तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख सकते हो, हाफ आई के बदले आप लिखोगे mL/3 प्लस m/6 3L/4 होल स्क्वायर। दिस इज द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर। तो दैट इज द गेन इन द काइनेटिक एनर्जी। वही इन्होंने भी लिखा है, नथिंग एल्स।
तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका इक्वेशन हो गया। यहाँ से जब ओमेगा के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऐसी आ जाएगी। ठीक है सर, समझ में आया। अब उसके बाद हमें अल्फा चाहिए। अल्फा के लिए मैंने आपको बोला टॉर्क लिखना पड़ेगा। तो टॉर्क लिखने के लिए अब आपको पता है इस पोजीशन पर 3L/4 पर आपका एक mg लग रहा है या फिर m/6g लग रहा है, और यहाँ पर L/2 पर आपको एक mg लग रहा है। यहाँ पर आपका हिंज है। हमने इन दोनों को एज अ सिस्टम बनाया है और उसका अल्फा लिखना चाह रहे हैं। तो m/6 इंटू L/2 और m/6 इंटू 3L/4 और mg इंटू L/2 ये आपका टॉर्क बनेगा। और नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी लिखा ही था हमने, ये टाइम्स ऑफ अल्फा लिखना पड़ेगा। तो देखो ऐसा ही कुछ किया इन्होंने। दिस इज द नेट टॉर्क, और नेट टॉर्क को इन्हें आई अल्फा के साथ इक्वेट किया। अल्फा की वैल्यू यहाँ से जब सॉल्व किए तो इट कम्स आउट टू बी अराउंड 60/41 GL। 60/41 GL ये आपके अल्फा की वैल्यू हो गई। ठीक है सर, समझ में आया। अल्फा की वैल्यू भी यहाँ से आ गई। अब जब अल्फा आ गया, यहाँ से अल्फा आ गया, तो फिर अब फोर्थ इक्वेशन ही तो लिखना है। अब तो फोर्थ इक्वेशन ही लिखना है, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया है कि करना क्या था इस क्वेश्चन पे। अल्फा आ जाने के कारण टेंजेंट की डायरेक्शन पे एक mg है, एक नॉर्मल है, तो mg प्लस नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ a टेंजेंशियल। और a टेंजेंशियल को अब आप सिर्फ बीड का FBD बना रहे हो, तो बीड की FBD पर उसका वेट नॉर्मल इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की अगर बात करेंगे तो ये डिस्टेंस है 3L/4 टाइम्स ऑफ अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है, आपको ओमेगा भी मिल चुका है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। मतलब ओमेगा आ चुका है तो फ्रिक्शन म्यू इंटू एन है, यहाँ से म्यू की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर देखें तो आंसर क्या मिल रहा है, अब देख लो। यहाँ से टेंजेंशियल के लिए उन्होंने वही इक्वेशन लिखा, mg प्लस नॉर्मल m/6g है वो, तो इज इक्वल्स टू मास आर अल्फा। यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ऐसी कुछ आती हुई नजर आ रही है। अब उसके बाद म्यू इंटू एन को m ओमेगा स्क्वायर आर के साथ इक्वेट किया, यहाँ से जो म्यू की वैल्यू है उसके लिए भी सॉल्व कर लिया। तो ये तो हो गया आपका अप्रोच नंबर 1 जो कि आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हो। बट इफ यू आर लुकिंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम दी बीड फ्रेम, मतलब रॉड फ्रेम, तो रॉड फ्रेम से आपको पता है आपको बाहर की तरफ एक m ओमेगा स्क्वायर आर का सेंट्रीफ्यूगल लगाना पड़ेगा, और साथ में एक एजीमेथल फोर्स था जो कि r क्रॉस अल्फा के इक्वल था। m r क्रॉस अल्फा एजीमेथल फोर्स की वैल्यू थी। r वैल्यू आप यहां से ले रहे हो, ये आपने ओरिजिन बनाया है। r वैल्यू, r वेक्टर इधर है, अल्फा वेक्टर आपको पता है कि ये ऐसा घूम रहा है, टॉर्क नीचे की तरफ आया था, अल्फा अंदर की तरफ है। तो r इधर है, अल्फा अंदर की तरफ है। तो r क्रॉस अल्फा की अगर बात करें, तो r क्रॉस अल्फा की अगर बात करें तो आप देख सकते हो r इस डायरेक्शन पे, अल्फा अंदर की तरफ आया, तो r क्रॉस अल्फा की वैल्यू आपको ऊपर की तरफ नजर आ रही होगी। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, m r यहाँ पर 3L/4 है टाइम्स ऑफ अल्फा। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, जो कि रियल, ये तो मैंने दो स्यूडो फोर्स लगा दिए, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, रियल फोर्स। तो रियल फोर्स में एक mg है, एक नॉर्मल है, और यहां पर आपका एक फ्रिक्शन है। तो देख लो सेम ही इक्वेशन बन रहा है। फ्रिक्शन यहां पर इक्वल हो गया m ओमेगा स्क्वायर आर, और यहां पर mg प्लस n इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज r अल्फा। तो ये आपने रॉड के फ्रेम से देख लिया, और दूसरा आपने वहां पर ग्राउंड फ्रेम से देख लिया। तो सारी चीजों से रिजल्ट एक ही आता है। ऑब्जर्वेशन कितना प्रॉपर है, आपको क्लैरिटी कितना ज्यादा है, उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन जो कि बिल्कुल सिंपल थे वो भी आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, आपको सीखने को मिला होगा कि एक्चुअल में कैसे थिंकिंग बढ़ा सकते हैं हम किसी भी क्वेश्चन के लिए, हर छोटे छोटे बेसिक्स को हम कैसे ध्यान पे रख सकते हैं। और अगर आप इसी लेवल की चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आ जाइए उन 2 बैचेस के अंदर, आपको इस लेवल तक डेवलप कर दिया जाएगा। थोड़ा समय लगेगा, 2-4 महीने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि आप कितना इम्प्रूव्ड हो चुके हैं फिजिक्स के मामले पर, और आप खुद से इस तरह की थिंकिंग अपने अंदर डेवलप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सभी ने एंजॉय किया है वीडियो को।
अगले वीडियो पर मिलते हैं। और जो भी बच्चे नहीं आ रहे, अभी तक नहीं इनरोल किए हैं काइनेमैटिक्स वाले सेशन पर प्लस क्लासेस के अंदर, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं तो सब्सक्रिप्शन भी ले लीजिए जाकर, बिकॉज इससे ज़्यादा अफोर्डेबल और साथ में इतनी हाई क्वालिटी कंटेंट अगर आपको मिल रही है तो अनअकैडमी पर ही मिल रही है। ज़रूर जाकर एक बार एनरोल कीजिए। और जो भी एनरोल करना है उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर ही मिल जाएगा। अगेन मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर ही मिल जाएगा। उस लिंक से जाकर आप प्लस आइकॉनिक VIP जिसका भी सब्सक्रिप्शन आपके लिए सुटेबल है ले लीजिए और आ जाइए बैच के अंदर। अपने साथ मिलकर हम यहाँ पर सारी चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।